गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ई लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने समांतर माध्य की गणना समेशन मेथड या योग रीति के द्वारा किस प्रकार से की जाती है उसकी स्टडी कर ली थी। देखिए, समांतर माध्य की गणना की हमने चारों विधियों की स्टडी कर ली है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो एवरेज है, पोजिशनल एवरेज बहुलक, उसकी। इस वीडियो में हमारा जो स्टडी का पॉइंट है वो यही है कि बहुलक क्या होता है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो बहुलक या मोड है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, बहुलक जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं, इस मोड शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फैशन, रिवाज या जिस वस्तु का व्यक्ति अधिकतर उपयोग करते हैं ऐसी वस्तु। अर्थात स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्टैटिक्स में मोड या बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही मूल्य बहुलक कहलाता है। बहुलक को हम सर्वाधिक घनत्व की स्थिति, सर्वाधिक आवृत्ति वाले पद का मूल्य या मूल्यों के सर्वाधिक या अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु भी कहते हैं। बहुलक को स्थिति संबंधी माध्य माना जाता है, अर्थात बहुलक और मध्यिका दोनों ही पोजिशनल एवरेजेस है। बहुलक का प्रयोग अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो देखिए, बहुलक मजदूरी, बहुलक माप, बहुलक लाभ, और कॉलर की बात करें तो कॉलर का बहुलक माप जो होगा, जूते शूज़ की बात करते हो शूज़ का बहुलक आकार क्या है। अर्थात जो बहुलक है उसका तात्पर्य इन घटनाओं से संबंधित अधिकतम इकाइयों के मूल्यों से है। इस प्रकार से बहुलक क्या है? बहुलक सिंपली ऐसा मूल्य है जिसकी आवृत्ति स्टैटिकल सीरीज में या समंकमाला में सबसे अधिक बार होती है। ये तो हुआ बहुलक का अर्थ या बहुलक का मीनिंग कि बहुलक क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बहुलक है उसका निर्धारण कैसे होता है, बहुलक को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। देखिए, जैसे हमने समांतर माध्य में देखा था कि समांतर माध्य में बहुलक का निर्धारण 3 प्रकार की स्टैटिकल सीरीज में हमने किया था। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी, और कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात सतत या अखंडित श्रेणी। उसी प्रकार से बहुलक का निर्धारण भी हम तीनों प्रकार की श्रेणी में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें हम बहुलक का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखिए, बहुलक का निर्धारण व्यक्तिगत श्रेणी में करने के लिए सर्वप्रथम हमें जो मूल्य दिए हुए हैं हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं और फिर उन्हें इस प्रकार से क्रम में अरेंज करके हम उनके सामने उनकी आवृत्ति लिख देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि ये मूल्य कितनी बार रिपीट हो रहा है। और फिर हम इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा अर्थात निरीक्षण विधि के द्वारा ये देख लेते हैं कि अधिकतम आवृत्ति किस मूल्य की है और अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य ही हमारा बहुलक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमें 15 वर्षों की वार्षिक जन्म दर दी गई है जो कि प्रति 1000 में है, और हमें ये कहा गया है कि हमें इसका बहुलक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसका बहुलक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम हम इसे खंडित या अखंडित श्रेणी में बदलेंगे। यहाँ हम इसे खंडित श्रेणी में बदल लेते हैं। खंडित श्रेणी में बदलने के लिए हम इसे आरोही क्रम में अरेंज करेंगे और इसे इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हमने बर्थ रेट लिखी है और इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में अरेंज कर लिया है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया है। सबसे छोटा मूल्य है 10.4,
उसके बाद में 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3 और 11.6। और हमने यहाँ फ्रिक्वेंसीज देख ली है कि 10.4 इस सीरीज़ में सिर्फ एक बार आया है, 10.5 भी एक बार है, 10.6 4 बार रिपीट हुआ है, 10.7 2 बार रिपीट हुआ है, 10.9 3 बार रिपीट हुआ है और 11.1 2 बार रिपीट हुआ है। इसी प्रकार से 11.3 और 11.6 भी एक एक बार रिपीट हुए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी स्टैटिकल सीरीज़ है उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है और इसके पश्चात हमने देखा कि कौन से मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो हमने यहाँ देखा, इंस्पेक्शन मेथड से हमें ज्ञात हुआ कि 10.6 मूल्य ऐसा है जो सर्वाधिक बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो बहुलक मूल्य है वो क्या है, 10.6 है। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक निकल गया है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं खंडित श्रेणी की, डिस्क्रीट सीरीज की, तो उसमें हम बहुलक की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। देखिए, खंडित श्रेणी में अगर हम बहुलक की गणना की बात करें और अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना की बात करें तो हम दो मेथड इसके लिए यूज़ करते हैं। एक तो है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण रीति, और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड यानी समूहन रीति। तो इंस्पेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन मेथड का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारी जो स्टैटिकल सीरीज़ है उसमें रेगुलरिटी होती है, नियमितता होती है। और नियमितता से तात्पर्य क्या है कि जब श्रेणी की आवृत्तियाँ पहले बढ़े फिर अधिकतम हो जाए और उसके बाद में घटने लगे और अधिकतम आवृत्ति केवल एक ही हो और वो लगभग केंद्र में हो और अधिकतम आवृत्ति से पहले और उसके बाद की आवृत्तियों में बहुत अधिक अंतर नहीं हो, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, नियमित श्रेणी कहते हैं। और यहाँ हम बहुलक के निर्धारण के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड का, निरीक्षण विधि का। दूसरा मेथड है हमारा समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब श्रेणी में इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है। और अनियमितता का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो श्रेणी की आवृत्तियाँ हैं वो अनियमित रूप से कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, और जो अधिकतम आवृत्तियाँ हैं वो 2 या 2 से अधिक स्थानों पर होती है, और जो अधिकतम आवृत्ति है वो केंद्र में ना होकर श्रेणी के लगभग आरंभ में या अंत में होती है, और अधिकतम आवृत्ति की जो दोनों ओर की आवृत्तियां हैं उनमें अंतर बहुत अधिक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि जो श्रेणी है, समंकमाला है, वो अनियमित प्रकार की है, और इसलिए हम बहुलक के निर्धारण के लिए समूहन विधि का प्रयोग करेंगे, ना कि निरीक्षण विधि का। तो खंडित श्रेणी में बहुलक निर्धारण को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें हमें कहा गया है कि यहाँ पर 230 छात्रों के कोलर माप की वैल्यूज़ दी गई है और हमें क्या करना है, कोलर माप का बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, हमें इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले ये देखेंगे कि ये सीरीज़ नियमित है या अनियमित है। तो देखिए, यहाँ जो फ्रिक्वेंसीज है उन्हें अगर आप देखें तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसीज है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, मतलब इसमें नियमितता नहीं है। और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, अर्थात लास्ट में है, मिड में नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो समग्र श्रेणी है वो अनियमित है, उसमें अनियमितता विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर हम बहुलक के निर्धारण के लिए इंस्पेक्शन मेथड यूज़ ना करके ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। अगर देखिए इसमें नियमितता होती श्रेणी में और यहाँ पर जो 36 साइज़ है हमारी और उसकी फ्रीक्वेंसी 35 होती है, और 40 जो साइज है उसकी फ्रीक्वेंसी 36 ना होकर कम होती और 41 की उससे भी कम होती, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते, इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा जो 36 है उसे बहुलक घोषित कर देते, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, 35 है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ग्रुपिंग मेथड का हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करने के लिए हम जो हमारी सीरीज़ है उसे उतारते हैं फर्स्टली, तो
कि यहाँ हमने साइज ली फर्स्ट कॉलम में जो हमें दी हुई है एग्जाम्पल में, फिर हमने फ्रिक्वेंसीज ली। फिर हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो हम दो दो के कॉलम बनाएंगे, मतलब दो दो जो संख्याएं हैं उसके आधार पर जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। और ये हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो फर्स्ट है उस फर्स्ट जो जोड़ा होगा उसमें हम ऊपर के दो फर्स्ट दो लेके फिर नीचे के उससे जस्ट नीचे के दो इस तरीके से बनाएंगे। और जो सेकंड वाला कॉलम होगा दो दो के जोड़ का, उसमें हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ के उससे नीचे वाले से दो दो के जोड़े बनाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट में हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। तो फर्स्टली तो हम स्टार्टिंग से तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर सेकंड वाले में हम एक छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, और फिर उससे थर्ड वाले में हम दो छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। इसके पश्चात हम इसका एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम एनालिसिस करेंगे कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है वो कहाँ कहाँ है। तो जहाँ फ्रिक्वेंसीज मैक्सिमम आ रही है उसके सामने हम उसकी फ्रिक्वेंसी 1 1 मार्क कर देंगे। तो जैसे कि देखिए इस एग्जांपल में ये हमने साइज ली, ये हमने फ्रिक्वेंसीज ली, और यहाँ पर हम बना रहे हैं पहले दो दो के जोड़। तो हमने देखिए पहले 7 और 14 को जोड़ा तो 21 आया। फिर नेक्स्ट में हमने किसको जोड़ा, हमने नेक्स्ट में जोड़ा है 30 और 28 को, 58 हो गया। फिर हमने 35 34 को जोड़ा 69 हो गया। फिर हमने 16 और 14 को जोड़ा 30 हो गया। और लास्ट में हमने 36 और 16 को जोड़ा तो 52 आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि ऊपर वाले फर्स्ट को छोड़कर हमने नीचे से दो का समेशन किया, यानी हमने 7 को छोड़ दिया, हमने 14 और 30 को जोड़ा तो 44 आ गया। फिर हमने 28 और 35 को जोड़ा तो 63 आ गया। फिर हमने 35 और 34 को जोड़ा तो 50 आ गया। और फिर हमने 16 और 14 को जोड़ा, 34 और 14 को हमने यहाँ जोड़ लिया। फिर हमने जोड़ा 14 और 36 को तो वो 50 आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर का एक छोड़ के हमें दो दो के कॉलम बनाने हैं। किस प्रकार से बनाया, ऊपर के 7 को छोड़ दिया, 14 और 13 को जोड़ के उसका बनाया, 28 और 35 को जोड़कर उसका बनाया, फिर 34 और 16 को जोड़ के उसका बनाया, और फिर 14 और 36 को जोड़ के उसका बनाया। लास्ट में जो 16 बच गया वो अकेला है इसलिए ये रह जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, तीन तीन के जोड़े बनाए। तो तीन तीन के जोड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो तीन है उन्हें जोड़ा, 7 14 और 13 को तो 51 आ गया। फिर हमने इसके बाद 28 35 34 को जोड़ा। फिर उसके बाद में हमने 16 14 और 36 को जोड़ा और हमने इसका समेशन लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या किया है, देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमने ऊपर का एक छोड़ दिया यानी 7 को छोड़ दिया, और नीचे से हमने तीन तीन के जोड़े बनाए। जैसे हमने 14 30 और 28 का जोड़ा बनाया। इसके बाद में हमने 35 34 और 16 का जोड़ा बनाया। इसके बाद में हमने 16 14 और 36 का जोड़ा बनाया और इसे जोड़ के इसमें लिख दिया। लास्ट वाले कॉलम में जो हम समेशन कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया कि ऊपर के दो छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाए, यानी हमने 7 और 14 को छोड़ दिया और हमने लिया 30 28 और 35 को, और इन्हें जोड़कर इनका जोड़ यहाँ हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने लिया 34 16 एंड 14 को और इनका जोड़ लिख करके भी हमने यहाँ लिख दिया, और लास्ट में 36 और 16 दो बचे हैं इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। लास्ट में देखिए हमने क्या किया, इसका एनालिसिस किया और एनालिटिकल टेबल बनाई। तो यहाँ एनालिसिस करने पे हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो ये सेकंड कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसीज का सेकंड कॉलम है, उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज कौन सी है। तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 69, और ये 69 किस किस का जोड़ है, 36 और 37 की जो फ्रीक्वेंसीज है 35 34 उसका है। तो हम 35 और 34 वाला जो रो है उसके सामने एक एक फ्रीक्वेंसी मार्क कर देंगे। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 63, और ये 63 किसका समेशन है, 28 और 35 का। तो इन दोनों रो के सामने हम एक एक फ्रीक्वेंसी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट में है देखिए फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 97, और ये किस किस का है, 28 35 और 34 का। तो इन तीनों के सामने भी हम 111 फ्रीक्वेंसी का मार्क लगा देंगे यानी बार खींच देंगे।
फिर उसके आगे फिफ्थ कॉलम में देखिए, फिफ्थ कॉलम में जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 85 है, और ये 85 किस किस का समेशन है, 35, 34 और 16 का। तो इनके आगे भी हम एक एक बार लगा देंगे। लास्ट में सिक्स कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 93 है, और जो 93 है वो किस किस का समेशन है, 30, 28 और 35 फ्रिक्वेंसी का। तो इनके सामने भी हम एक एक बार लगा देंगे। अब देखिए बार को, जो टेली बार्स हैं हमारी, उनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये ऊपर के जो हमारे दो हैं उनमें तो कोई बार है ही नहीं। थर्ड रो में हम देखते हैं एक बार है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में 3 बार है, 3 लिख देंगे। उससे नेक्स्ट में देखिए कितने बार है, 5 बार है, तो हम 5 लिख देंगे। देखिए जब 5 होते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 तो सीधी लाइन खींच लेते हैं, और एक हम तिरछी रेखा उसे काटते हुए खींचते हैं। ये थोड़ा सही नहीं है, इसे बिल्कुल क्रॉस करेंगे। तो ये कितनी हो गई फ्रिक्वेंसी, 5 हो गई। और नेक्स्ट है 3, और इसके बाद में है 1, ठीक है। और लास्ट में इसके ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है इसमें भी एक है, तो यहाँ भी हम एक लिख देंगे। तो देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, अब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 5, और ये 5 किसकी है, किसके सामने है, 36 जो साइज है उसके सामने की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर हम अब ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बहुलक मूल्य है वो क्या है, 36 है। तो Z = हो गया 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें बहुलक के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।